आईपीएस मैडम सरकारी गाड़ी से जा रही थी। रास्ते में ढाबा चलाता मिला गरीब पति। फिर जो हुआ, इंसानियत रो पड़ी। दोस्तों, सुबह का वक्त था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सड़क के दोनों तरफ फैले खेतों में ओस की बूंदें सूरज की पहली किरणों से चमक रही थी। सरकारी गाड़ी तेजी से हाईवे पर आगे बढ़ रही थी और गाड़ी के ऊपर नीली बत्ती लगी थी। अंदर बैठी थी जिले की नई आईपीएस अधिकारी अनन्या सिंह। उसका चेहरा सख्त था, आंखें तेज थी और दिल के अंदर कहीं गहराई में एक पुराना दर्द दबा हुआ था। ड्राइवर रामलाल बार बार रियर व्यू मिरर में उन्हें देख रहा था और बोला, मैडम, आगे 20 किलोमीटर बाद शहर शुरू हो जाएगा। अनन्या ने हल्का सा सिर हिलाया और बाहर देखने लगी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और भटक रहा था, जैसे हर रास्ता उसे किसी पुराने मोड़ तक वापस ले जा रहा हो। तभी रामलाल ने हिचकते हुए कहा, मैडम, आगे एक ढाबा आता है, अगर आप चाहें तो चाय पी सकते हैं। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद अनन्या बोली, गाड़ी रोक लो। गाड़ी धीरे धीरे एक छोटे से ढाबे के सामने जाकर रुकी, जिसका नाम सच्चा स्वाद ढाबा लिखा था। ढाबा बहुत साधारण था, टूटी फूटी छत, मिट्टी की दीवारें और बाहर रखी कुछ पुरानी कुर्सियां, लेकिन अंदर से आ रही चाय और तड़के की खुशबू में एक अलग ही अपनापन था। अनन्या गाड़ी से उतरी और जैसे ही ढाबे की तरफ बढ़ी, उसकी चाल अचानक धीमी पड़ गई, क्योंकि उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी जो चूल्हे के पास खड़ा रोटी सेंक रहा था। वो आदमी दुबला पतला था, चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें थी और आंखों में अजीब सी उदासी थी। जैसे ही उसने सिर उठाकर देखा, दोनों की नजरें मिली और जैसे समय वही थम गया। उस आदमी के हाथ से चिमटा गिर गया और अनन्या के होंठ हल्के से कांप उठे। अनन्या ने धीमी आवाज में कहा, राजीव। वो आदमी कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर बोला, अनन्या। ढाबे के बाहर खड़ी सरकारी गाड़ी और अंदर खड़ी एक आईपीएस अधिकारी और सामने खड़ा उसका गरीब ढाबा चलाने वाला पति। ये वही रिश्ता था जो सालों पहले टूट चुका था, या यूं कहो हालात ने तोड़ दिया था। रामलाल दूर खड़ा सब देख रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अनन्या की आंखों में सख्ती की जगह नमी उतर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला और पूछा, तुम यहां कैसे? राजीव हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जिंदगी ने यही खड़ा कर दिया। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही, लेकिन उस खामोशी में सालों की कहानी छिपी थी। अनन्या ने ढाबे के अंदर चारों तरफ नजर दौड़ाई। टूटी कुर्सियां, पुरानी दीवारें और कोने में रखा छोटा सा मंदिर, सब कुछ बहुत साधारण था, लेकिन हर चीज जैसे राजीव की हालत बयान कर रही थी। राजीव ने धीरे से पूछा, चाय लोगी? अनन्या ने उसकी तरफ देखा और बोली, हां। राजीव चूल्हे की तरफ मुड़ा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे और अनन्या वही खड़ी थी, लेकिन उसके अंदर जैसे तूफान चल रहा था। उसे वो दिन याद आने लगा जब उसने राजीव को छोड़ा था। वो मजबूरी, वो गलतफहमी और वो कसम कि अब कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। लेकिन आज वो फिर उसी मोड़ पर खड़ी थी जहां से उसकी जिंदगी ने करवट बदली थी, और शायद आज फिर कुछ बदलने वाला था। ढाबे के चूल्हे पर रखी केतली से उठती भाप के बीच राजीव चुपचाप चाय बना रहा था और अनन्या एक पुरानी कुर्सी पर बैठी उसे देख रही थी। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं था, लेकिन खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। कुछ ही मिनटों में राजीव ने चाय बनाकर उसके सामने रख दी और बोला, लो चाय। अनन्या ने कप उठाया, लेकिन उसके हाथ हल्के से कांप गए। उसने खुद को संभाला और एक घूंट लिया। स्वाद वही था जो सालों पहले हुआ करता था, वही अपनापन, वही सादगी। उसने धीरे से पूछा, तुमने शादी नहीं की? राजीव हल्का सा हंसा और बोला, नहीं, जिंदगी ने इतना वक्त ही नहीं दिया। अनन्या की नजरें झुक गई। उसे अपने फैसले याद आने लगे। वो दिन जब उसने अपने करियर के लिए, अपने सपनों के लिए राजीव को छोड़ दिया था। उसे लगा था कि वो सही है, लेकिन आज वो सामने बैठा था, टूटी हालत में,
और उसके अंदर कहीं गहरा अपराध बोध उठने लगा। तभी ढाबे पर एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया और बोला, बाबूजी, पानी खत्म हो गया। राजीव ने तुरंत उठकर कहा, अभी लाता हूं, और बाल्टी उठाकर बाहर चला गया। अनन्या उस बच्चे को देखने लगी और पूछा, ये कौन है? लड़का बोला, मैं यहां काम करता हूं। बाबूजी मुझे खाना देते हैं, इसलिए मैं मदद करता हूं। यह सुनकर अनन्या के दिल में और चुभन हुई। कुछ देर बाद राजीव वापस आया और फिर चुपचाप अपने काम में लग गया। अनन्या ने हिम्मत करके पूछा, राजीव, तुमने कभी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की? राजीव ने कुछ पल उसे देखा और फिर बोला, की थी, बहुत की थी। लेकिन जब हर जगह से यही जवाब मिला कि तुम अपनी दुनिया में खुश हो, तो मैंने सोचा कि शायद यही सही है। अनन्या के अंदर जैसे कुछ टूट गया। उसने कहा, मैं खुश नहीं थी। राजीव ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा और बोला, अब कहने से क्या फायदा अनन्या, वक्त निकल चुका है। यह सुनकर अनन्या की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला, क्योंकि वो अब एक आईपीएस अधिकारी थी और उसे अपने जज्बात छुपाने की आदत हो चुकी थी। तभी अचानक ढाबे के बाहर कुछ गाड़ियों के रुकने की आवाज आई और कुछ दबंग टाइप के लोग अंदर आए। उनके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था और आते ही उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, ओए राजीव, पैसे तैयार रखे हैं या फिर आज भी बहाना करेगा? राजीव का चेहरा एकदम उतर गया और वो धीरे से बोला, भाई थोड़ा वक्त दे दो, इस बार जरूर दे दूंगा। उन लोगों में से एक ने जोर से मेज पर हाथ मारा और बोला, बहुत हो गया तेरा वक्त, अब या तो पैसे दे या ढाबा खाली कर। अनन्या ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन वो अभी शांत बैठी रही। राजीव ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बस एक हफ्ता और दे दो। तभी उनमें से एक आदमी ने उसे धक्का दे दिया और बोला, हमें भीख नहीं चाहिए। ये देख अनन्या खड़ी हो गई और उसकी आवाज में वही अफसर वाला रौब था। उसने कहा, बस बहुत हो गया। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गई और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि सामने खड़ी ये महिला कौन है, और अब जो होने वाला था वो इस कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला था। अनन्या की आवाज में ऐसा रौब था कि ढाबे में खड़े सभी लोग एक पल के लिए सन्न रह गए। उन दबंगों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोले, तुम बीच में मत पड़ो मैडम, ये हमारा मामला है। अनन्या ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, अब ये मामला मेरा है और तुम लोग कानून तोड़ रहे हो। उनमें से एक आदमी गुस्से में बोला, पता है हम कौन हैं, पूरे इलाके में हमारा नाम चलता है। अनन्या की आंखों में अब सख्ती साफ दिख रही थी। उसने अपने बैग से पहचान पत्र निकाला और उनके सामने दिखाते हुए कहा, नाम सुना होगा, आईपीएस अनन्या सिंह। ये सुनते ही उन लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया जो अभी तक दहाड़ रहे थे, अब चुप खड़े थे। रामलाल भी तुरंत गाड़ी से उतरकर पास आ गया और माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अनन्या ने सख्त आवाज में कहा, अब बताओ किस हक से तुम इस आदमी को परेशान कर रहे हो? उनमें से एक ने हकलाते हुए कहा, मैडम ये उधार लिया हुआ पैसा है, हम बस अपना पैसा मांग रहे हैं। अनन्या ने पूछा, कोई लिखित सबूत है, कोई कागज है? वे सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था। अनन्या ने तुरंत फोन निकाला और थाने में कॉल मिलाया और कहा, यहां कुछ लोग जबरदस्ती वसूली कर रहे हैं, तुरंत फोर्स भेजो। ये सुनते ही उन लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा और उन्होंने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर दिया। उनमें से एक बोला, मैडम गलती हो गई, हम जा रहे हैं। अनन्या ने सख्त लहजे में कहा, अगली बार अगर इस इलाके में किसी को परेशान करते दिखे तो सीधा जेल जाओगे। वे लोग जल्दी जल्दी वहां से निकल गए और ढाबे में फिर से सन्नाटा छा गया। राजीव ये सब देखता रह गया। उसकी आंखों में हैरानी थी और दिल में एक अजीब सी भावना उठ रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद अनन्या, अगर तुम नहीं होती तो आज ये लोग मेरा सब कुछ छीन लेते। अनन्या ने उसकी तरफ देखा और बोली, धन्यवाद की जरूरत नहीं है, ये मेरा फर्ज है। लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं
ये सिर्फ फर्ज नहीं था, ये कुछ और भी था जो वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। राजीव ने कुर्सी पर बैठते हुए गहरी सांस ली और बोला, जिंदगी ने मुझे इतना कमजोर बना दिया है कि अब लड़ने की ताकत भी नहीं बची। अनन्या ने पहली बार उसके पास जाकर कहा, तुम कमजोर नहीं हो राजीव, हालात ने तुम्हें ऐसा बना दिया है। राजीव हल्का सा मुस्कुराया और बोला, शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अनन्या ने ढाबे के चारों तरफ देखा और फिर बोली, ये सब कैसे हुआ राजीव? तुम तो पहले इतने मजबूत थे, इतना आत्मविश्वास था तुम्हारे अंदर। राजीव ने कुछ पल चुप रहकर कहा, यह कहानी लंबी है अनन्या, और शायद तुम्हारे पास सुनने का वक्त नहीं होगा। अनन्या ने तुरंत जवाब दिया, आज है वक्त, आज मैं सुनना चाहती हूं सब कुछ। यह सुनकर राजीव ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक सच्चाई थी जो सालों से दबी हुई थी। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया और उसके हर शब्द में दर्द साफ झलक रहा था, जैसे हर बात के साथ वो अपने बीते हुए सालों को फिर से जी रहा हो। और अनन्या को भी महसूस हो रहा था कि ये कहानी सिर्फ राजीव की नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं उसकी अपनी भी है। और अब ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से सच सामने आने वाला था, और वो सच उनकी जिंदगी को फिर से बदल सकता था। राजीव ने गहरी सांस ली और पास पड़ी लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। उसकी आंखें कहीं दूर अतीत में खो गई और आवाज धीरे धीरे भारी होती चली गई। उसने कहना शुरू किया कि जिस दिन तुम मुझे छोड़कर गई थी, उस दिन मुझे समझ ही नहीं आया था कि गलती मेरी थी या हालात की। बस इतना पता था कि एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया था। घर की दीवारें सूनी लगने लगी थी और हर कोना तुम्हारी यादों से भरा हुआ था। शुरुआत के कुछ दिन तो मैं बस तुम्हें ढूंढता रहा, हर जगह गया जहां हम साथ गए थे, हर उस इंसान से पूछा जो तुम्हें जानता था, लेकिन हर बार खाली हाथ ही लौटा और धीरे धीरे लोगों के जवाब भी बदलने लगे। कोई कहता तुम आगे बढ़ गई हो, कोई कहता तुमने मुझे भुला दिया है, और एक दिन मैंने भी खुद को समझा लिया कि शायद अब वापस कुछ नहीं आएगा। उसी समय पिताजी की तबीयत खराब हो गई। घर की जिम्मेदारी अचानक मेरे कंधों पर आ गई और इलाज के लिए जो थोड़ा बहुत पैसा था वो भी खत्म हो गया। मैंने नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन बिना किसी सहारे और सिफारिश के हर दरवाजा बंद ही मिला। और जो छोटी मोटी नौकरी मिली भी, वो कुछ ही दिनों में छूट गई, क्योंकि मन कहीं टिकता ही नहीं था। धीरे धीरे कर्ज बढ़ने लगा और घर की हालत बिगड़ती चली गई। रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया, और जो लोग पहले साथ बैठकर चाय पीते थे, वही अब रास्ता बदलकर निकल जाते थे। पिताजी की हालत और खराब होती गई, और एक दिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि बेटा, हिम्मत मत हारना। जिंदगी में गिरना जरूरी है, लेकिन उठना उससे भी ज्यादा जरूरी है। लेकिन उस वक्त मुझे उनकी बातों में कोई उम्मीद नजर नहीं आई, क्योंकि मैं खुद अंदर से टूट चुका था। कुछ महीनों बाद पिताजी भी चले गए, और उस दिन मुझे लगा कि अब सच में मैं अकेला रह गया हूं। कोई नहीं बचा था जो मुझे समझे या संभाले। मैंने अपना घर बेच दिया ताकि कर्ज चुका सकूं, और फिर शहर छोड़कर यहां गया। शुरुआत में तो कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं, लेकिन फिर किसी ने सलाह दी कि हाईवे पर छोटा सा ढाबा खोल लो, मेहनत करोगे तो गुजारा हो जाएगा। मैंने उधार लेकर यह ढाबा शुरू किया। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। दिन भर काम करता था और रात को थककर वही जमीन पर सो जाता था। कई बार तो ऐसा हुआ कि पूरे दिन में एक भी ग्राहक नहीं आया और खाली पेट ही सोना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग आने लगे और जिंदगी थोड़ी संभलने लगी। इसी दौरान एक दिन ये छोटा लड़का मिला जो अब मेरे साथ काम करता है। उसके माँ बाप नहीं थे और वो भूखा भटक रहा था। मैंने उसे अपने साथ रख लिया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद उसकी मदद करके मैं अपने दर्द को थोड़ा कम कर पाऊंगा। लेकिन मुश्किलें यहां भी खत्म नहीं हुई। जिन लोगों से मैंने उधार लिया था, उन्होंने ब्याज बढ़ाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे वो कर्ज इतना बढ़ गया कि चुकाना मुश्किल हो गया। वही लोग आज यहां आकर मुझे धमका रहे थे। मैं लड़ना चाहता था, लेकिन हर बार हार जाता था, क्योंकि मेरे पास न ताकत थी न सहारा। राजीव की आवाज भर्रा गई और उसने आंखें झुका ली, जैसे वो अपनी कमजोरी छुपाना चाहता हो। लेकिन उसके हर शब्द में
सच्चाई थी और दर्द भी। अनन्या चुपचाप सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुद को संभाल रही थी, क्योंकि उसे एहसास हो रहा था कि जिस इंसान को उसने कभी कमजोर समझा था, वो असल में हालात से लड़ता हुआ एक मजबूत इंसान था। उसे अपने फैसले याद आने लगे। वो दिन जब उसने करियर को चुना और राजीव को पीछे छोड़ दिया। उसे लगा था कि वो सही कर रही है, लेकिन आज उसे समझ आ रहा था कि उसने सिर्फ राजीव को नहीं बल्कि खुद को भी खो दिया था। उसने धीरे से कहा कि राजीव, अगर मैं उस दिन रुक जाती तो शायद ये सब नहीं होता। लेकिन राजीव ने तुरंत सिर उठाकर कहा कि नहीं अनन्या, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी। शायद हम दोनों ही उस वक्त हालात को समझ नहीं पाए थे, और जो होना था वही हुआ। अनन्या ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर वही पुराना अपनापन महसूस किया जो सालों पहले हुआ करता था। उसने मन ही मन फैसला किया कि अब वो राजीव को ऐसे हालात में नहीं छोड़ सकती। उसने सख्त लेकिन शांत आवाज में कहा कि अब सब ठीक होगा, मैं हूं ना। लेकिन राजीव ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा कि तुम हमेशा की तरह मजबूत हो अनन्या, लेकिन मैं अब तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं हूं। यह सुनकर अनन्या के दिल में फिर से दर्द उठा, लेकिन इस बार उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उसने सोचा कि शायद ये वक्त है अपने पुराने रिश्ते को एक नई पहचान देने का। एक ऐसा रिश्ता जिसमें कोई शिकायत ना हो, सिर्फ इंसानियत और साथ हो। बाहर सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था और उसकी रोशनी ढाबे के अंदर फैल रही थी, जैसे अंधेरे के बाद उजाला धीरे धीरे जगह बना रहा हो। और उसी उजाले के साथ अनन्या के मन में भी एक नया संकल्प जन्म ले चुका था कि वो राजीव की जिंदगी को फिर से संवारने की कोशिश करेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। क्योंकि कभी कभी जिंदगी हमें वही वापस ले आती है जहां से हम भागना चाहते हैं, ताकि हम अधूरी कहानी को पूरा कर सकें। और शायद ये वही पल था जब उनकी अधूरी कहानी एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही थी। अनन्या कुछ देर तक चुप खड़ी रही और फिर उसने गहरी सांस लेकर अपने मन में चल रहे सारे विचारों को एक दिशा दी। उसे अब साफ समझ आ चुका था कि ये सिर्फ एक पुराना रिश्ता नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकती। उसने राजीव की तरफ देखा जो अभी भी थका हुआ और टूटा हुआ सा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक सच्चाई थी जो कहीं न कहीं अनन्या के दिल को छू रही थी। उसने धीरे लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि राजीव, अब बहुत हो गया। तुमने अकेले बहुत कुछ सह लिया। अब चीजें बदलेंगी और मैं तुम्हें इस हालत में और नहीं देख सकती। राजीव ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बोला कि जिंदगी इतनी आसान नहीं होती अनन्या। यहां हर दिन एक नई चुनौती सामने खड़ी हो जाती है और हर बार जीतना संभव नहीं होता। अनन्या ने उसकी बात काटते हुए कहा कि हर बार जीतना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर बार हार मान लेना भी सही नहीं होता। और इस बार तुम अकेले नहीं हो। यह सुनकर राजीव कुछ पल के लिए उसे देखता रह गया, जैसे वो समझ नहीं पा रहा हो कि इतने सालों बाद भी अनन्या उसके लिए इतना क्यों सोच रही है। लेकिन अनन्या के चेहरे पर अब कोई झिझक नहीं थी। वो पूरी तरह अपने फैसले पर अडिग थी। उसने तुरंत रामलाल को बुलाया और कहा कि थाने में बात कराओ। कुछ ही देर में फोन लग गया और अनन्या ने सख्त आवाज में आदेश दिया कि इस इलाके में जो भी अवैध वसूली कर रहे हैं उनकी पूरी जांच की जाए और तुरंत कार्रवाई हो। उसने साफ कहा कि किसी भी गरीब को परेशान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। फोन रखने के बाद उसने राजीव की तरफ देखा और कहा कि अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। राजीव ने पहली बार थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी संदेह था, क्योंकि उसने जिंदगी में कई बार उम्मीद की किरण देखी थी जो बाद में बुझ गई थी। उसने धीरे से कहा कि तुम्हारी ताकत पर मुझे शक नहीं है अनन्या, लेकिन हालात इतने आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। यहां हर चीज के पीछे कोई ना कोई बड़ा आदमी खड़ा होता है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी हो। अनन्या ने सख्ती से जवाब दिया कि मैं आईपीएस अधिकारी हूं और मेरा काम ही है ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा होना। तुम बस इतना याद रखो कि अब तुम अकेले नहीं हो। उसके शब्दों में इतनी दृढ़ता थी कि राजीव के पास कोई जवाब नहीं बचा
वो बस चुपचाप उसे देखता रहा। इसी बीच ढाबे पर कुछ और ग्राहक आ गए और राजीव फिर से अपने काम में लग गया। लेकिन अब उसके काम करने के तरीके में थोड़ा आत्मविश्वास लौटता हुआ दिख रहा था। अनन्या एक कोने में बैठकर सब देख रही थी और सोच रही थी कि कैसे एक इंसान हालात के बोझ तले इतना बदल जाता है। उसे याद आया वो समय जब राजीव हमेशा हंसता रहता था, हर मुश्किल को मजाक में उड़ा देता था, और आज वही इंसान जिंदगी के सामने झुका हुआ नजर आ रहा था। उसने मन ही मन तय किया कि वो सिर्फ उसकी आर्थिक मदद नहीं करेगी, बल्कि उसे फिर से खड़ा होने की ताकत भी देगी। कुछ देर बाद उसने राजीव को बुलाया और कहा कि मुझे तुम्हारे सारे कर्ज के बारे में जानना है, कितना पैसा है और किस किस से लिया है। राजीव पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने सारी सच्चाई बता दी कि कैसे छोटा सा उधार धीरे धीरे ब्याज के जाल में फंसकर बहुत बड़ा कर्ज बन गया, कैसे हर महीने वो सिर्फ ब्याज ही चुका पाता है और मूल रकम जस की तस बनी रहती है। ये सुनकर अनन्या को गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ। उसने तुरंत अपने दिमाग में एक योजना बनानी शुरू कर दी। उसने सोचा कि सबसे पहले इन गैरकानूनी उधार देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी और फिर राजीव को किसी वैध तरीके से आर्थिक सहारा दिलाना होगा। उसने राजीव से कहा कि कल से तुम थाने जाओगे और जो भी लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराओगे। मैं खुद इस केस को देखूंगी। राजीव ने डरते हुए कहा कि अगर उन्होंने बदला लिया तो। अनन्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि जब तक मैं यहां हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। उसके इस विश्वास ने राजीव के अंदर एक नई हिम्मत पैदा की। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद अब हालात सच में बदल सकते हैं। उसी समय वो छोटा लड़का जो ढाबे पर काम करता था पानी लेकर आया और मासूमियत से बोला कि बाबूजी, आज आप खुश लग रहे हो। ये सुनकर राजीव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि हां, आज शायद कुछ अच्छा होने वाला है। अनन्या ये सब देख रही थी और उसके दिल में एक अजीब सी शांति उतर रही थी। उसे लगा कि शायद यही असली संतोष है किसी की जिंदगी में बदलाव लाने का। कुछ देर बाद उसने जाने का फैसला किया, क्योंकि उसे अपने काम पर भी वापस लौटना था। लेकिन जाने से पहले उसने राजीव से कहा कि मैं जल्द ही वापस आऊंगी और तब तक तुम हिम्मत बनाए रखना। राजीव ने सिर हिलाया और बोला कि धन्यवाद अनन्या, शायद तुमने आज मुझे फिर से जीने की वजह दे दी। अनन्या गाड़ी में बैठ गई और जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी उसने पीछे मुड़कर ढाबे की तरफ देखा। वो छोटा सा ढाबा अब उसे पहले जैसा साधारण नहीं लग रहा था, बल्कि उसे लग रहा था कि ये एक ऐसी जगह है जहां से एक नई शुरुआत होने वाली है। रास्ते भर वो यही सोचती रही कि कैसे वो इस कहानी को एक नया मोड़ दे सकती है, कैसे वो सिर्फ एक अधिकारी नहीं बल्कि एक इंसान बनकर किसी की जिंदगी बदल सकती है। और उसी सोच के साथ उसने मन ही मन एक वादा किया कि वो इस बार पीछे नहीं हटेगी, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। क्योंकि कभी कभी जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है और इस बार वो उस मौके को खोना नहीं चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ राजीव ढाबे के बाहर खड़ा दूर जाती हुई गाड़ी को देख रहा था और उसके मन में भी एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। उसे लग रहा था कि शायद अब उसकी जिंदगी में अंधेरा खत्म होने वाला है और एक नई सुबह उसका इंतजार कर रही है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे का रास्ता अभी भी आसान नहीं है और आने वाले दिनों में उसे और भी बड़ी परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, जो उसकी हिम्मत और अनन्या के फैसले दोनों की असली परीक्षा लेने वाली थी। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें अभी ठीक से फैली भी नहीं थी कि राजीव ढाबे के बाहर खड़ा आसमान को देख रहा था और उसके मन में रात भर की बेचैनी अब धीरे धीरे एक उम्मीद में बदल रही थी। कल तक वही जगह उसे बोझ लगती थी, लेकिन आज वही ढाबा उसे एक नई शुरुआत जैसा लग रहा था, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि कोई उसके साथ खड़ा है। उसने जल्दी जल्दी चूल्हा जलाया, आटा गूंथा और काम में लग गया, लेकिन उसके हाथों में अब थकान से ज्यादा एक अजीब सी ऊर्जा थी। थोड़ी ही देर में वो छोटा लड़का भी आ गया और मुस्कुराते हुए बोला कि बाबूजी, आज बहुत जल्दी उठ गए। राजीव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि हां बेटा, आज से सब कुछ बदलना है।
उसी समय सड़क पर पुलिस की एक जीप आकर रुकी और उसमें से 2 सिपाही उतरकर ढाबे की तरफ बढ़े। उन्हें देखते ही राजीव के दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि उसने कभी थाने के चक्कर नहीं लगाए थे और उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था। लेकिन सिपाहियों ने आते ही कहा कि हमें साहब ने भेजा है, आपको थाने चलना है रिपोर्ट दर्ज करने के लिए। यह सुनकर राजीव को अनन्या की बात याद आई और उसने खुद को संभाला। उसने लड़के से कहा कि तू ढाबा संभालना, और वो सिपाहियों के साथ चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में डर और हिम्मत दोनों साथ साथ चल रहे थे। कभी लगता कि सही कर रहा है और कभी लगता कि कहीं यह फैसला उसे और मुश्किल में न डाल दे। थाने पहुंचकर उसने पहली बार अपने जीवन की सबसे बड़ी शिकायत दर्ज कराई और हर उस आदमी का नाम लिया जिसने उसे परेशान किया था। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में अब डर से ज्यादा सच्चाई थी। पुलिस वालों ने भी गंभीरता से उसकी बात सुनी, क्योंकि उन्हें ऊपर से सख्त आदेश मिला था। दूसरी तरफ अनन्या अपने ऑफिस में बैठी पूरे मामले की फाइल देख रही थी। उसने पूरी जानकारी निकलवाई और पता चला कि यह सिर्फ छोटे स्तर की वसूली नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है, जो गरीब लोगों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद करता है। ये जानकर अनन्या का गुस्सा और बढ़ गया और उसने तुरंत एक टीम बनाकर इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने का फैसला लिया। उसने अपने अधीन अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि किसी भी हाल में इन लोगों को छोड़ना नहीं है, चाहे इसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। उसी दिन शाम तक पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ लिया और पूछताछ शुरू कर दी। धीरे धीरे पूरी कहानी सामने आने लगी और हर कड़ी एक बड़े नाम की तरफ इशारा कर रही थी। जब ये बात अनन्या तक पहुंची तो वो कुछ पल के लिए चुप हो गई, क्योंकि वो नाम किसी आम आदमी का नहीं था, बल्कि इलाके के एक प्रभावशाली व्यक्ति का था, जो राजनीति और पैसे दोनों में ताकतवर था। लेकिन अनन्या ने फैसला कर लिया था कि इस बार वो पीछे नहीं हटेगी, चाहे सामने कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो। उसने तुरंत छापेमारी का आदेश दिया और रात होते होते कई जगहों पर एक साथ कार्रवाई शुरू हो गई। उधर राजीव अपने ढाबे पर वापस लौट आया था और उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया है। लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं अब डर कम हो गया था, क्योंकि उसे भरोसा था कि अनन्या उसके साथ है। रात को जब वो ढाबा बंद कर रहा था, तभी दूर से कुछ लोगों की परछाइयां उसकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी। उसका दिल एक बार फिर तेज धड़कने लगा, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि ये वही लोग हो सकते हैं जिन्हें पुलिस ने अभी तक नहीं पकड़ा है। वे लोग पास आकर खड़े हो गए और उनमें से एक ने गुस्से में कहा कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पुलिस तक बात पहुंचाकर तूने खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। राजीव ने पहली बार डर के बावजूद खुद को मजबूत दिखाते हुए कहा कि मैंने सिर्फ सच बोला है और अब मैं डरने वाला नहीं हूं। यह सुनकर वे लोग और भड़क गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। लेकिन तभी दूर से आती पुलिस जीप की आवाज सुनाई दी और वे लोग घबरा गए और जल्दी जल्दी वहां से भाग गए। कुछ ही पलों में पुलिस वहां पहुंच गई और उन्होंने आसपास की जांच की। राजीव ने उन्हें सब बताया और पुलिस ने उसे भरोसा दिलाया कि अब उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उनकी है। उस रात राजीव ने पहली बार चैन की नींद ली, क्योंकि उसे लगा कि अब वो अकेला नहीं है और उसके साथ कानून खड़ा है। दूसरी तरफ अनन्या पूरी रात जागकर इस केस पर काम करती रही, क्योंकि उसे पता था कि ये लड़ाई सिर्फ राजीव के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जो इस तरह के अत्याचार का शिकार होते हैं। अगले दिन अखबारों में खबर छप गई कि पुलिस ने अवैध वसूली करने वाले गिरोह पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इलाके में हलचल मच गई। लोग आपस में बातें करने लगे और कई ऐसे लोग भी सामने आने लगे जो अब तक डर के कारण चुप थे। धीरे धीरे ये मामला बड़ा होता चला गया और अब ये सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि एक अभियान बन चुका था। राजीव अपने ढाबे पर खड़ा ये सब देख रहा था और उसके चेहरे पर अब डर की जगह आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि असली तूफान अभी बाकी है, क्योंकि जिस बड़े आदमी का नाम इस मामले में सामने आया था,
वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था और आने वाले समय में वह ऐसा कदम उठाने वाला था जो सब कुछ बदल सकता था। इलाके में जैसे ही खबर फैली कि पुलिस ने अवैध वसूली करने वाले गिरोह पर शिकंजा कस दिया है, माहौल धीरे धीरे बदलने लगा और लोगों के अंदर छुपा हुआ डर थोड़ा कम होने लगा। लेकिन उसी के साथ एक अदृश्य तनाव भी फैल गया, क्योंकि हर किसी को अंदाजा था कि इस पूरे खेल के पीछे जो बड़ा आदमी है वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। राजीव अपने ढाबे पर खड़ा ये सब महसूस कर रहा था। ग्राहकों की संख्या बढ़ रही थी और लोग अब खुलकर बातें करने लगे थे। कई लोग आकर उससे कहते कि तुमने हिम्मत दिखाई है और अब हम भी सच बोलने के लिए तैयार हैं। लेकिन राजीव के दिल के किसी कोने में अभी भी एक डर था जो उसे बार बार याद दिला रहा था कि असली लड़ाई अभी बाकी है। दूसरी तरफ अनन्या लगातार इस केस को आगे बढ़ा रही थी। उसने एक एक सबूत जुटाना शुरू किया और उन सभी लोगों के बयान दर्ज कराए जो इस गिरोह के शिकार हुए थे। हर बयान के साथ मामला और मजबूत होता जा रहा था, लेकिन उसी के साथ खतरा भी बढ़ता जा रहा था। एक शाम जब अनन्या अपने ऑफिस में फाइल देख रही थी, तभी उसके पास एक गुप्त सूचना आई कि इस पूरे नेटवर्क का सरगना अब खुद सामने आने वाला है और वो पुलिस की कार्रवाई से बौखलाया हुआ है। ये सुनकर अनन्या ने तुरंत अपनी टीम को सतर्क कर दिया और सुरक्षा बढ़ा दी। उसी रात राजीव अपने ढाबे को बंद करने की तैयारी कर रहा था कि अचानक एक काली गाड़ी आकर उसके सामने रुकी। गाड़ी से एक आदमी उतरा जिसकी चाल में घमंड और आंखों में खतरनाक ठंडक थी। उसके पीछे दो और लोग खड़े थे। राजीव ने उसे देखते ही समझ लिया कि ये कोई आम आदमी नहीं है। वह आदमी धीरे धीरे उसके पास आया और बोला कि बहुत नाम सुन रहा हूं तुम्हारा, बड़ा बहादुर बन रहा है आजकल। राजीव ने खुद को संभालते हुए कहा कि मैंने सिर्फ सच बोला है। उस आदमी ने हल्की सी हंसी के साथ कहा कि सच और झूठ इस दुनिया में ताकत से तय होता है और ताकत हमारे पास है। उसने आगे बढ़कर राजीव के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा कि अभी भी वक्त है। शिकायत वापस ले लो और चैन से जिंदगी जी लो, नहीं तो जो होगा वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। राजीव के अंदर डर की लहर दौड़ी, लेकिन इस बार उसने खुद को टूटने नहीं दिया। उसने दृढ़ आवाज में कहा कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। यह सुनकर उस आदमी का चेहरा सख्त हो गया और उसने इशारा किया। उसके साथ आए लोगों ने ढाबे की कुछ चीजें तोड़नी शुरू कर दी और माहौल अचानक हिंसक हो गया। राजीव उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अकेला था। तभी दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी और वे लोग तुरंत वहां से निकल गए। जाते जाते वो आदमी मुड़कर बोला कि ये तो बस शुरुआत है, आगे क्या होगा सोच भी नहीं सकता तू। पुलिस के पहुंचने के बाद राजीव ने सब बताया और उन्होंने ढाबे की सुरक्षा और बढ़ा दी। लेकिन अब यह साफ हो चुका था कि मामला बहुत बड़ा है और खतरा भी उतना ही गंभीर है। दूसरी तरफ अनन्या को जैसे ही ये खबर मिली, वो तुरंत वहां पहुंची। उसने राजीव को देखा और उसकी हालत समझ गई। उसने सख्त लेकिन शांत आवाज में कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग जितना डराएंगे उतना ही हम मजबूत होकर खड़े होंगे। राजीव ने उसकी आंखों में देखा और उसे वही भरोसा महसूस हुआ जो उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। अनन्या ने तुरंत अपनी टीम को आदेश दिया कि उस आदमी की पूरी जानकारी निकाली जाए और उसके खिलाफ सबूत जुटाए जाएं। जांच तेज कर दी गई और धीरे धीरे उसके कई काले कारनामे सामने आने लगे। ये साफ हो गया कि वो सिर्फ वसूली ही नहीं बल्कि कई और गैरकानूनी कामों में शामिल है। अगले दिन पुलिस ने उसके कुछ ठिकानों पर छापा मारा और वहां से कई अहम दस्तावेज मिले, जिससे केस और मजबूत हो गया। लेकिन इसी के साथ तनाव भी चरम पर पहुंच गया, क्योंकि अब मामला सीधे उस बड़े आदमी तक पहुंच चुका था। उसी शाम अनन्या को एक धमकी भरा फोन आया जिसमें कहा गया कि अगर उसने ये केस नहीं छोड़ा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन अनन्या ने बिना डरे साफ कह दिया कि वो पीछे हटने वाली नहीं है। इधर राजीव अपने ढाबे पर खड़ा ये सब देख रहा था और अब उसे समझ आ चुका था कि ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं है बल्कि एक बड़े अन्याय के खिलाफ है। उसने मन ही मन तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सच का साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसी रात एक ऐसी घटना घटी
जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया। जब राजीव सो रहा था तभी अचानक ढाबे के पीछे आग लग गई और कुछ ही पलों में लपटें फैलने लगी। राजीव और वो छोटा लड़का घबरा कर बाहर भागे और मदद के लिए चिल्लाने लगे। आसपास के लोग दौड़कर आए और आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। जब अनन्या को यह खबर मिली तो वो तुरंत मौके पर पहुंची और यह देखकर उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया, क्योंकि यह साफ था कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। उसने वहीं खड़े होकर कसम खाई कि अब वो इस मामले को किसी भी कीमत पर खत्म करके ही दम लेगी और जो भी इसके पीछे है उसे कानून के सामने झुकना ही पड़ेगा। राजीव जले हुए ढाबे के सामने खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें हार नहीं बल्कि एक जिद थी। एक आग थी जो उसे लड़ने के लिए मजबूर कर रही थी। और उसी आग के साथ ये कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां हर कदम पर खतरा था, लेकिन पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। और आगे क्या होगा ये अब वक्त ही तय करने वाला था। आग की लपटें बुझ चुकी थी, लेकिन उनके पीछे छूटी राख में राजीव की मेहनत, उसका संघर्ष और उसकी छोटी सी दुनिया जलकर बिखर चुकी थी। वो जले हुए ढाबे के सामने खड़ा था और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में बेबसी नहीं बल्कि एक अडिग संकल्प था। अनन्या उसके पास खड़ी थी और उसने पहली बार अपने भीतर उठते गुस्से को पूरी तरह महसूस किया, क्योंकि अब यह सिर्फ एक केस नहीं रह गया था बल्कि इंसाफ की लड़ाई बन चुका था। उसने मौके पर ही अपनी टीम को आदेश दिया कि आग लगाने वालों की तुरंत पहचान की जाए और हर सबूत इकट्ठा किया जाए। फॉरेंसिक टीम बुलाई गई और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू हुई। हर कोई डरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों ने सच बोलना शुरू किया और एक ही नाम बार बार सामने आने लगा, वही बड़ा आदमी जो इस पूरे नेटवर्क का सरगना था। अनन्या ने बिना देर किए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला लिया और उसी रात उसके ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी गई। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और थाने ले आई। ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और लोगों के अंदर पहली बार ये भरोसा जागा कि कानून सच में उनके साथ खड़ा हो सकता है। पूछताछ के दौरान उसने पहले तो अपने रसूख का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन जब सबूत उसके सामने रखे गए तो उसका घमंड टूटने लगा और धीरे धीरे उसने अपने अपराध कबूल कर लिए। ये साबित हो गया कि राजीव के ढाबे में लगी आग भी उसी की साजिश थी, ताकि वो डरकर पीछे हट जाए। कोर्ट में केस चला और अनन्या ने पूरी मजबूती के साथ हर सबूत पेश किया। गवाहों के बयान दर्ज हुए और आखिरकार फैसला आया कि उस आदमी को सख्त सजा दी जाए। यह फैसला सिर्फ एक अपराधी की सजा नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों के लिए न्याय था जो सालों से डर के साए में जी रहे थे। फैसले के बाद इलाके का माहौल पूरी तरह बदल गया। लोग अब खुलकर जीने लगे और छोटे छोटे कारोबार करने वालों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई। राजीव की जिंदगी भी एक नए मोड़ पर थी। उसका ढाबा भले ही जल गया था, लेकिन उसकी हिम्मत अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। अनन्या ने उसकी मदद के लिए एक योजना बनाई और सरकारी योजनाओं के तहत उसे नया ढाबा शुरू करने के लिए सहायता दिलाई। इस बार ढाबा पहले से बड़ा और बेहतर था और उसका नाम वही रखा गया, लेकिन अब उसमें एक नई पहचान जुड़ गई थी। यह सिर्फ एक ढाबा नहीं बल्कि एक कहानी का प्रतीक बन चुका था, जहां से एक इंसान ने हार नहीं मानी थी। धीरे धीरे ढाबा फिर से चलने लगा और इस बार ग्राहकों की भीड़ पहले से ज्यादा थी, क्योंकि लोग सिर्फ खाना खाने नहीं बल्कि उस इंसान की कहानी सुनने भी आते थे जिसने मुश्किलों के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। वो छोटा लड़का भी अब पढ़ाई करने लगा था और खाली समय में ढाबे पर मदद करता था। राजीव ने तय किया कि वो उसे वो जिंदगी देगा जो उसे कभी नहीं मिल पाई। दूसरी तरफ अनन्या अपने काम में फिर से व्यस्त हो गई थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति थी, क्योंकि उसने सिर्फ अपना कर्तव्य नहीं निभाया था बल्कि एक इंसान की जिंदगी बदल दी थी। एक दिन वो फिर से उसी ढाबे पर आई जहां अब सब कुछ नया था, लेकिन एहसास वही पुराने थे। राजीव ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि स्वागत है मैडम,
और इस बार उसकी आवाज में पहले जैसी टूटन नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे, जैसे पुराने दिनों को महसूस कर रहे हों। फिर अनन्या ने धीरे से कहा कि जिंदगी हमें बार बार मौका नहीं देती, लेकिन जब देती है तो उसे पहचानना जरूरी होता है। राजीव ने सिर हिलाते हुए कहा कि हाँ, और इस बार मैंने वो मौका नहीं गंवाया। दोनों के बीच अब कोई शिकायत नहीं थी, कोई बोझ नहीं था, बस एक सुकून था जो शायद वक्त के साथ ही मिलता है। सूरज ढलने लगा था और उसकी सुनहरी रोशनी ढाबे पर पड़ रही थी, जैसे वो इस नई शुरुआत को आशीर्वाद दे रही हो। अनन्या उठी और जाने लगी, लेकिन इस बार उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। राजीव भी उसे देख रहा था और उसके दिल में अब कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जिंदगी में हर कहानी का अंत वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, लेकिन अगर अंत में सुकून मिल जाए तो वही सबसे बड़ी जीत होती है। उस दिन के बाद दोनों अपनी अपनी राहों पर आगे बढ़ गए, लेकिन उनके बीच जो रिश्ता था वो अब किसी नाम का मोहताज नहीं था। वो एक ऐसी समझ और सम्मान में बदल चुका था जो हर रिश्ते से ऊपर होता है। और यही इस कहानी की असली जीत थी कि इंसानियत, हिम्मत और सच्चाई के सामने हर मुश्किल आखिरकार हार जाती है, और जिंदगी हमेशा उन्हें दूसरा मौका देती है जो हार मानने से इनकार करते हैं।